जय हिंद दोस्तों। यूपीपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो अब देखते हैं हम लोग उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। हम लोग देख रहे थे हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है उसको देखना। तो कई तरह के क्षेत्राधिकार हैं, हालांकि यहाँ से प्रश्न लगभग ना के बराबर है। इस वाले टॉपिक से प्रश्न जो है लगभग ना के बराबर है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं हल्का थोड़ा थोड़ा, ठीक ना। देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, है ना, ये दो है। और फिर उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण और प्रशासकीय क्षेत्राधिकार, प्रशासकीय अधिकार, ये हैं चार तरह के। इनको हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश जो दिए गए हैं, है ना, निर्देश विशेषकर मतलब खास करके जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, हम लोग पढ़े थे ना, रिट्स, रिट्स पढ़े थे, है ना। तो इन तरह के जो क्षेत्राधिकार हैं वो किस तरह के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये जो क्षेत्राधिकार हैं वो किस तरह के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्लियर। अगला जो है वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो फौजदारी मामलों में अगर यदि सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया हो, फौजदारी मामले में यदि सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया हो तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकता है। इसे, ये किस तरह का अधिकार है? अपीलीय क्षेत्राधिकार है। किसका? उच्च न्यायालय का। क्लियर। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय में उन सब के मामलों की अपील, उन सब के मामलों की अपील हो सकती है जो 5 लाख रुपए या उससे अधिक संपत्ति से रिलेटेड हो, संबद्ध हो, यानी कि रिलेटेड हो। तो ये किस तरह का क्षेत्राधिकार है? ये भी अपीलीय क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय पेटेंट और डिजाइन, उत्तराधिकारी, भूमि प्राप्त, दिवालियापन, जिसको हम लोग कहते हैं दिवालिया हो गए, है ना, इंसॉल्वेंट जिसको बोलते हैं, ठीक, और संरक्षकता आदि मामलों में भी अपील सुनता है। तो ये किस तरह के क्षेत्राधिकार हैं? ये भी अपीलीय क्षेत्राधिकार। किस तरह के क्षेत्राधिकार हैं? अपीलीय क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय में मुकदमे का हस्तांतरण। यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है ना, वह विधि के किसी सारगर्भित प्रश्न से संबंधित है, तो वह अपने यहाँ हस्तांतरित करा लेता है, उसका निपटारा स्वयं करता है, या विधि से संबद्ध प्रश्न को निपटाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है। तो ये किस तरह का क्षेत्राधिकार है? उच्च न्यायालय के मामलों में, उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण, ठीक ना, एक ये भी क्षेत्राधिकार है। क्लियर। फिर उसके बाद प्रशासकीय क्षेत्राधिकार है। चौथा कौन सा क्षेत्राधिकार है? प्रशासकीय क्षेत्राधिकार है। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदावनति, पदोन्नति, छुट्टियों से संबंध में नियम बनाने का अधिकार है इनको, है ना। यानी कि अगर वो पदोन्नति देते हैं या छुट्टी देते हैं, यानी या फिर वो क्या करते हैं, किसी के पद को छोटा करते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं पदावनति। तो ये किस तरह का अधिकार है हाई कोर्ट का? ये अधिकार है प्रशासकीय अधिकार है। किस तरह का अधिकार है? प्रशासकीय अधिकार है ना। आगे, उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। उच्च न्यायालय राज्य में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची में संबद्ध विषयों में भी, राज्य सूची में संबद्ध विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ेंगे लोक अदालत के बारे में। हम लोगों ने देख लिया क्षेत्राधिकार,
हम लोग देखेंगे लोक अदालत। तो लोक अदालत जो है वो कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। यहां पे देखिए, ठीक, अभी तक क्षेत्राधिकार पढ़ रहे थे तो वहां पे कीवर्ड्स बहुत कम आते हैं जहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये देखिए समझौते के लिए वैधानिक, संवैधानिक लिखा है, वैधानिक लिखा है ना। तो यदि कभी ऐसा कर दे कि आपसे पूछे कि इसका आर्टिकल किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, तो क्या आर्टिकल में होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ये वैधानिक है, नियम बनाकर किसे बनाया गया है, विधि द्वारा स्थापित किया गया है इसे। ये संवैधानिक नहीं है। क्या है? संवैधानिक नहीं है ये, है ना। ठीक, नेक्स्ट है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालत की स्थापना का प्रावधान करता है। यानी कि कौन सा अधिनियम है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, जिसमें बाद में संशोधन किया गया 2002 में। क्लियर? ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर, यानी कि कुल मिला के अब ये बात करनी है, ये बात जो है कि कौन कौन से मामलों में ये जो है सुनवाई करेंगे। ठीक ना, इस बात को आप लोग समझिए, कौन कौन से मामलों में ये सुनवाई करेंगे। तो ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर, ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, जिनमें क्या किया जा सकता है? समझौता नहीं किया जा सकता है, उनको छोड़कर बाकी के, जैसे दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। ठीक ना, क्या किया सकते हैं? लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। कानूनी विवादों को लोक अदालतें मुकदमा दायर होने के पूर्व अपने यहां स्वीकार कर सकती हैं। यह बात आप जो है अंडरलाइन कर ले। कानूनी विवादों को लोक अदालतें मुकदमा दायर होने से पूर्व भी अपने यहां स्वीकार कर सकती हैं। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होते हैं और इसका जो निर्णय होता है वो क्या होता है? अंतिम होता है। क्या होता है? अंतिम होता है। और कारणवश लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील क्या की जा सकती है? नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसका निर्णय अंतिम होता है। क्लियर? इसका निर्णय अंतिम होता है। देश के लगभग सभी जिलों में स्थायी सतत लोक अदालतें स्थापित की गई। लोक अदालत 5 लाख रुपए तक के दावे पर विचार कर सकती हैं। यह आप डिजिट याद रखिए, 5 लाख तक के दावे पर। क्लियर? तो दिल्ली में पहली लोक अदालत अक्टूबर 1985 को बैठी थी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आपसे पूछ सकता है परीक्षा में आपके। ठीक ना, कभी भी एग्जाम में आपके पूछ सकता है। और एक बात और करता हूं, रुक जाइए थोड़ा। छोटे ग्लास में रखता हूं पानी तो बार बार खत्म हो जाता है, तो ऐसे ही है ना। चलिए, क्या कह रहा था मैं? हाँ, देखिए एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली जो है आप लोगों का टल सा गया है। जितना मतलब, जैसा कि देखिए मैं आयोग में तो हूं नहीं और न मैं मुख्यमंत्री तक मेरी पहुंच है, लेकिन कि जैसा हो हल्ला मचा है, तो जब ऐसा हो हल्ला मचता है तो सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, ठीक, तो 100 में से 99 बार वो सही हो जाता है। ठीक, 100 में से मतलब लगभग 99 बार सही हो जाता है। जब ऐसा वो अल्लाह मचता है कि आयोग ने ऐसा कर दिया है, तो जब मतलब कोई अगर एकाध कोई छुटपुजिया अगर बना रहा है तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई अचानक से ले आया कि एग्जाम इतने नहीं, लेकिन जब जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनमें से अगर मतलब कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप भी लोग जानते होंगे,
वो अगर हल्ला करना शुरू कर देते हैं, शोर करना शुरू कर देते हैं कि एग्जाम टल गया तो एग्जाम टल ही जाता है। जैसे लगता है आयोग उन्हीं लोग की बात मान लेता है ना। लेकिन संवैधानिक संस्था इन लोग की बात नहीं मानेगा, लेकिन जहां से भी सब पता करते हैं लगभग 100 में से 99 बार इनकी बात सही हो जाती है। ठीक ना, मतलब इसको सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य, जो भी कहिए, जो भी आप लोग मान लीजिए इसको। ठीक ना, जिनकी तैयारी हो गई थी उनके लिए दुर्भाग्य है, जिनकी तैयारी नहीं हो पाई थी उनके लिए सौभाग्य है। ठीक ना, कई सौभाग्य है उनके लिए। तो जिन लोगों की तैयारी नहीं हो पाई थी या जो लोग लापरवाही कर दिए थे, नहीं कर पाए थे तैयारी, एक काम कीजिए आप लोग, ल्यूसेंट को पेज 1 से धीरे धीरे फिर से पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग। ठीक ना, इस पे फिर से मेहनत करना आप लोग शुरू कर दीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं। हो सकता है कि जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचे तब तक हो सकता है कि आयोग का नोटिस भी आ चुका हो। क्लियर। अब देखिए, उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है? कब पारित किया गया है? 1986 को पारित किया गया है। 1986 में पारित किया गया है, यानी कि 1986 में। उपभोक्ता समस्याओं के निपटारे के लिए जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग का गठन किया गया है। जिला फोरम 20 लाख तक के मामलों की, राज्य उपभोक्ता विवाद 20 लाख से 1 करोड़ तक की, और जो राष्ट्रीय स्तर का 1 करोड़ से अधिक वाले मामले में सुनवाई करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? कैट की। आपने सुना होगा कि यूपीएससी का अक्सर करके जब मामला फंसता है तो कैट वहां पर एंट्री मार देता है। ठीक ना, तो ये क्या है कैट? ये बिल्ली कौन है ये? ठीक ना, बिल्ली वाला कैट नहीं है ये कैट है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक ना, तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी ट्रिब्यूनल्स का जो गठन किया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? 323। तो 323 ए के प्रावधानों से केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। कब किया गया? 1985 में, 1985 में किया गया है। ठीक ना, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत 1985 में इसका गठन किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये यूपीपीसी से इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देता है। तो कौन थे उस समय के प्रधानमंत्री? राजीव गांधी थे। ठीक ना, अगला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको नोट कर लिए। कैट का यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और अध्यक्ष के अलावा इसमें 16 उपाध्यक्ष होते हैं। 16 कितने? 16 उपाध्यक्ष होते हैं। और कुल मिलाकर के इसमें 49 सदस्य होते हैं। ये सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं। क्लियर। मुख्य न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू ने सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ के गठन करने का आदेश दिया था। तो किसने दिया था? न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। बस ऐसे एक बार पढ़ लीजिए ताकि कभी अगर आए तो। ठीक, इन सब का कोई मतलब नहीं है बहुत। ठीक ना, कभी प्रश्न नहीं आया इन सबों से, एक बार आप रीड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है राज्य की कार्यपालिका। ठीक ना, यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव, जो राज्य की कार्यपालिका है उसमें कौन कौन आता है? ठीक ना, आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी? राज्यपाल की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग? राज्यपाल की। तो संविधान के भाग 6 में अनुसूची 6 नहीं,
भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। तो राज्य शासन के लिए प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 6 में। भाग 6 में किया गया है। क्लियर? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो है वो प्रमुख कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होता है? नहीं, राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति किसमें होती है? मुख्यमंत्री में। वास्तविक शक्ति किसमें होती है? मुख्यमंत्री में होती है। ठीक ना? नेक्स्ट है आर्टिकल 153, आर्टिकल नंबर 153। क्या कहता है आर्टिकल 153? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक ना? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक ना? 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें एक और वाक्य जोड़ दिया गया, इसमें एक और शर्त जोड़ गई, जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। अब इसमें एक बात समझने के लिए आप लोगों के कि अगर ऐसा प्रश्न दे दे कि संविधान के कि मूल संविधान, ऐसे लगा दे, मूल संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, तो क्या यह सही होगा? एक सेकंड आता हूं मैं, आप लोग तब तक विचार कीजिए। तो क्या मूल संविधान में ऐसा दिया गया है? नहीं, है ना? ऐसा मूल संविधान में नहीं दिया गया है। कब की गई ये व्यवस्था? 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। ठीक ना? 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह व्यवस्था की गई है। ठीक ना? नेक्स्ट है राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल, देखिए आप लोग प्रेसिडेंट और राज्यपाल दोनों की योग्यता एक साथ लिख लें कहीं पे, वरना ये कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। ठीक ना? क्या कर सकते हैं? ये कंफ्यूज कर सकते हैं। तो राज्यपाल पद की नियुक्ति किए जाने वाले जो योग्यताएं हैं उसमें वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्मा नहीं लिखा है, ये सिर्फ यूएसए में है जन्मा नागरिक, वो भी प्रेसिडेंट के लिए। ठीक ना? दूसरा 35 वर्ष की आयु। प्रेसिडेंट के लिए कितनी है? प्रेसिडेंट के लिए कितनी है आयु? कितनी है? कमेंट करिए आप लोग, प्रेसिडेंट के लिए आयु कितनी है? और राज्यसभा के लिए आयु कितनी है? और लोकसभा के लिए आयु कितनी है? ये चारों के लिए आप लोग लिख करके कमेंट कीजिए कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन चारों के लिए नियुक्ति की आयु कितनी कितनी? किसके लिए 25 है, किसके लिए 30 है, किसके लिए 35 है, किसके लिए कितना है? ठीक ना? तीसरी बात, किसी प्रकार के लाभ के पद पर वह कार्यरत नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से वो लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्य विधानसभा क्या है? लोकसभा, राज्यसभा लिखा है? नहीं, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ठीक है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। कितने वर्षों की अवधि के लिए? 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का काम जो है करता है। प्रसाद पर्यंत काम करता है। ठीक है? ये आर्टिकल्स आप लोग ध्यान रख लीजिए। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक ना? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर दे दे कि आर्टिकल 156 में इसकी प्रक्रिया का उल्लेख है, ठीक ना, तो वो क्या होगा?
गलत हो जाएगा, नहीं है उल्लेख। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3,50,000 रुपए मासिक वेतन होता है इनका। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3,50,000 रुपए मासिक वेतन किसका होता है? राज्यपाल का होता है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तब उसे दोनों राज्यपालों के वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं निर्धारित करेगा, बल्कि कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा, ठीक ना। अब आप लोग सोचेंगे सर आप राष्ट्रपति लिखा था तो सर सीधा सीधा बता सकते थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब का नाम लेने की क्या जरूरत थी, है ना। ताकि आप लोग यहाँ पे गलती कर सकते हैं, जहां जहां आप गलती कर सकते हैं वहां वहां ही मैं आपका सारा फोकस रखता हूं। जैसे यहाँ पे रखूंगा, उल्लेख नहीं है पे रखूंगा, ठीक ना। 35 वर्ष की आयु पर रखूंगा। देखिए आप जब ऐसे पढ़ेंगे तो 35 वर्ष पढ़ के निकल जाएंगे। मैंने दे दिया कि आप सबका देख लें कि किसका 35 है, किसका 30 है, किसका 25 है, एक साथ लिख लें, ठीक, क्लियर। तो आप लोग को अच्छा लगे या ना लगे, पर आप लोग के लिए लाभदायक यही है तो मैं करूंगा तो है ही, ठीक ना। दवा कड़वी लगती है, ठीक, लेकिन डॉक्टर लिखता वही दवा है जो आपको फायदा करेगी, ठीक ना। नेक्स्ट है, राज्यपाल पद ग्रहण करने के पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। अपने पद की जो शपथ लेता है वो किसके सामने लेता है? पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश। सॉरी, पूर्व लिखा हुआ है, सॉरी माफ कीजिएगा, मतलब पद ग्रहण करने के पूर्व लिखा हुआ है। ये देखिए एक साथ, मतलब ऐसे मत पढ़ लिए। राज्यपाल पद ग्रहण करने के पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्च न्यायालय है, ठीक ना, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। यहाँ पर यह बात आप जो है वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उच्च न्यायालय लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर नहीं लिखा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं और वरिष्ठतम न्यायाधीश भी हो सकते हैं। राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार। राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार, वो अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल की पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है। जब वह पद पर हो तो गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल पद ग्रहण के पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य संबंध में कोई सिविल कार्यवाही करने से पहले उसे 2 माह, यह ध्यान रखिएगा, ये 2 माह पूर्व, यहीं पे लिख देगा 14 दिन पूर्व, और आप मार देंगे क्या, सही। तो कहां कहां 14 दिन लिखा हुआ है, कहां कहां 1 माह और कहां कहां 2 माह लिखा हुआ है, इसका आप लिस्ट बना ले। क्योंकि जैसे ही आप इस तरह के प्रश्न सही करते हैं, आपको मिलते हैं एक प्रश्न। लेकिन ये जो एक प्रश्न है ना, ये वाले जो एक प्रश्न है ना, ये आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। जैसे ये जब लिखा रहेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति है ना, राज्यपाल की नियुक्ति में कौन सा शर्त नहीं पूरा होता है? वह भारत के नागरिक होने चाहिए, उम्र 35 साल होना चाहिए, कहीं लाभ का पद न धारण करें, और वो जो है सरकारी नौकरी में होने चाहिए, या फिर कुछ इस तरह का, मतलब चौथा विकल्प दे करके। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो ये वाला जब आप करते हैं ना, तो जो यहाँ पे 1 नंबर मिलता है, ये 1 नंबर असल में नहीं मिलता, ये कोई मतलब नहीं होता है। इस एक क्वेश्चन, एक प्रश्न का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपको मिलेगा ना, यहाँ पे जब आप इस तरह के प्रश्न सही करते हैं तो समझिए आप बाकियों से आगे निकल रहे होते हैं। आप बाकियों से क्या कर रहे होते हैं? आगे निकल रहे होते हैं। राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य, क्या है? कार्यपालिका संबंधी कार्य। पहला है, राज्य के समस्त कार्यपालिका के कार्य जो है राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे।
राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है और उन्हें ये सब आसान से। उच्चाधिकारी से मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो किसकी किसकी नियुक्ति करता है ये आप जो है नोट कर लीजिएगा, या आप इसको क्या कीजिएगा, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नहीं हटा सकता है। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर कुछ निर्भरताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यहां पे ये भी देख लें आप। चलिए बताइए, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हटाया तो राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जाता है, ये तो तय हो गया। तो यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, ना कि राज्यपाल द्वारा। इस बात को आई रिपीट इट अगेन, आई रिपीट माई सेंटेंस अगेन एंड अगेन, कि आप इसको ध्यान रखेंगे ना। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को क्या करता है? परामर्श देता है। ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? 217। राज्यपाल का अधिकार है कि राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। ठीक ना। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन के, एक सेकेंड, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल का यह अधिकार कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। ये तो आसान है सभी पॉइंट। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। ये भी आसान टॉपिक है, आसान सा सेंटेंस है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों को भी नियुक्त करता है। उपकुलपतियों को कौन नियुक्त करता है? चलिए यहां पे देखिए आप लोग, विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है। कितने सदस्यों को नियुक्त करता है? 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला और समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। ठीक ना। अनुच्छेद 171(5) में दिया गया है, यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा से संबंधित तत्समान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। 1/6 सदस्य, ये आप जो है ध्यान रखें, 1/6 सदस्य। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि क्या इसके जो है विधायी अधिकार के बारे में। विधायी अधिकार के बारे में इसके बाद कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार के बारे में वित्तीय अधिकार, इनके राज्यपाल के जो है वो वित्तीय अधिकार। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चौथा न्यायिक अधिकार। फिर आपात शक्ति। इस आपात शक्ति में हम लोग देखेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपात शक्ति है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो राज्यपाल की आपात शक्ति है और राष्ट्रपति की आपात शक्ति है, इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और जब यहां से प्रश्न उठाता है तो कई बार गलत हो जाता है ना। आप टेस्ट के टाइम पे भी देखेंगे कि आपातकालीन शक्ति राज्यपाल और राष्ट्रपति का जब एक साथ दे देगा तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कौन क्षमादान की शक्ति है, किसको क्षमादान की शक्ति नहीं है ना। यहाँ पे जाकर के कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और जब यहाँ पे प्रश्न गलत होता है तो इस तरह के प्रश्न आपको बाहर करने की क्षमता रखते हैं। ठीक,
उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्यपाल की स्थिति। कुल मिलाकर के हम लोग जो ये अधिकार वाला पार्ट है इसको हम लोग देखते हैं यहाँ से विधायी अधिकार से अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपने। ठीक, बाकी आप रिवीजन करते रहिए ना, रिवीजन करते रहिए और अपने आप को फिर से खड़ा कीजिए, आप अपने आप को, है ना, फिर से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और इस बार जो मौका मिला है उसको मत गवाइए। ठीक है, इस बार जो मौका मिला है उसको मत गवाइए, सफलता के करीब ले जाइए अपने आप। ठीक ना, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।